हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु राय और आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अपवर्तन क्या होता है और अपवर्तन के दो नियम हैं, हम उनको भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना टॉपिक प्रकाश का अपवर्तन। तो टॉपिक शुरू करने से पहले हम समझ लेते हैं कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है। ओके, पहले हम जान लेते हैं कि पारदर्शी माध्यम क्या होता है। पारदर्शी, पार और दर्शी। दर्शी मतलब होता है दिखना और पार यानी कि किसी वस्तु के आर पार, यानी कि जिस वस्तु के आर पार हम देख सकते हैं, ठीक है, उसे हम कहते हैं पारदर्शी माध्यम। जैसे कि कोई ग्लास है, अगर ठीक है कोई कांच है तो आप इसके आर पार देख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो कांच हो जाएगा वो कैसा माध्यम हो जाएगा? पारदर्शी माध्यम, ठीक है। क्योंकि जो प्रकाश होता है उसका अधिकांश भाग इसको पार करके निकल जाता है, यानी पारगमित हो जाता है। इसी वजह से हम इसके आर पार देख सकते हैं। तो ऐसा माध्यम जिसके आर पार हम देख सकते हैं उन्हें पारदर्शी माध्यम कहते हैं। जैसे कांच हो गया, वायु हो गई, जल हो गया, ये सभी क्या कहलाएंगे? पारदर्शी माध्यम कहलाएंगे, ठीक है। अब आते हैं हम प्रकाश के अपवर्तन के ऊपर। अपवर्तन क्या होता है? यहाँ पे देखिए, हमने दो माध्यम लिया है। वायु ये पहला माध्यम है और ये जो है वो कांच है जो कि दूसरा माध्यम है। जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है, ठीक है, तो प्रकाश को देखिए, प्रकाश पारगमित हो जाएगा और प्रकाश को जाना चाहिए इसी रास्ते से, लेकिन प्रकाश जो होता है वो अपने मूल रास्ते से थोड़ा सा विचलित हो जाता है, ठीक है, यानी कुछ इस तरीके से पारगमित हो जाता है, ठीक है। तो इस घटना को हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। यानी जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अपने मूल रास्ते से विचलित हो जाती है। विचलन की इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये इसका मूल रास्ता है, ठीक है। तो जाना चाहिए इसी रास्ते से, लेकिन थोड़ा सा ये विचलित हो गई है, यानी अभिलंब की तरफ झुक गई। तो ये जो घटना है इसे हम कहते हैं प्रकाश का अपवर्तन। ओके, तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर पथ से विचलित होने को पथ यानी जो प्रकाश का मूल रास्ता है, जिस रास्ते से प्रकाश आ रहा था, पथ से विचलित होने को अपवर्तन कहते हैं। यानी कि जब प्रकाश एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करता है तो वो अपने मूल रास्ते से विचलित हो जाता है। विचलन की इसी घटना को हम अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब ये जो किरण है, ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं? आपतित किरण। जैसा कि हमने परावर्तन में पढ़ा था। और इस किरण का जो नाम होता है इसे हम कहते हैं अपवर्तित किरण, ठीक है, अपवर्तित किरण। वहां पे क्या था? परावर्तित, और यहां पे क्या है? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण, ये जो हमने लंब डाला है ये क्या है? अभिलंब है, अभिलंब है।
अभिलंब और आपतित किरण के बीच जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं और इसे हम आई से दिखाते हैं। और ये जो कोण होता है इसे कहते हैं अपवर्तन कोण और इसे हम स्मॉल r से दिखाते हैं। तो ये हो गया हमारा अपवर्तन। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत स्पेशल चीज़ नहीं है, सेम टू सेम परावर्तन में भी हमने यही चीज़ पढ़ी थी। जो आपतित किरण है ये सब, केवल डिफरेंस क्या है कि वहाँ पे परावर्तित किरण था और यहाँ पे अपवर्तित किरण है, और वहाँ पे परावर्तन कोण था, यहाँ पे अपवर्तन कोण है। बस इतना डिफरेंस है दो चीज़ का। ओके, आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, अगर हम इसके रीजन पे आते हैं कि आखिर प्रकाश विचलित क्यों हुआ, तो इसका क्या रीजन है। इसका रीजन ये है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ओके, इसी वजह से प्रकाश अपने मूल रास्ते से विचलित हो गया। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछेगा कि अपवर्तन का क्या कारण है, तो आप कहिएगा कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है, इसी वजह से प्रकाश अपने रास्ते से विचलित हो जाता है। ओके, चलिए अच्छा, अब देखिए हमारे यहाँ हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन आता है ना कि जो ये अपवर्तित किरण है यह कुछ इस तरीके से भी विचलित हो सकती है, यानी कि यह अभिलंब से दूर भी जा सकती है। ये विचलित होना है अपने रास्ते से, तो या तो अभिलंब की तरफ झुक के भी विचलित हो सकती है या अभिलंब से दूर हटकर भी विचलित हो सकती है। ठीक है, तो इसके लिए दो कंडीशन है। तो इसके लिए हमें दो चीजें पढ़नी है, विरल माध्यम और सघन माध्यम। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में आता है तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाता है। ठीक, चलिए आप इसको नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। देखिए दो माध्यम होते हैं, एक विरल माध्यम और दूसरा होता है सघन माध्यम। विरल माध्यम में क्या होता है कि जो प्रकाश की चाल होती है, प्रकाश की चाल अधिक होती है, अधिक होती है, और इसके अपोजिट सघन माध्यम में, सघन माध्यम में प्रकाश की चाल कम होती है, प्रकाश की चाल कम होती है। आज का वीडियो बहुत ही थ्योरेटिकल है, ठीक है ना, केवल इसमें थ्योरी है, कोई भी न्यूमेरिकल नहीं है। तो मैंने बताया विरल में क्या होता है, प्रकाश की चाल अधिक होती है और सघन में प्रकाश की चाल कम होती है। ओके, जैसे कि अगर हम वायु को ले लें, वायु और कांच। ओके, अगर इन दोनों माध्यम की बात करें तो वायु में प्रकाश की चाल अधिक होती है, ठीक है, और कांच में कम होती है। तो वायु क्या हो जाएगा, वायु हमारा विरल माध्यम हो जाएगा कांच के सापेक्ष, और कांच क्या हो जाएगा हमारा सघन माध्यम। ओके, चलिए ऐसे आप नोट कर लीजिए विरल क्या होता है और सघन क्या होता है। अब देखिए मैंने जो बात की थी कि जो अपवर्तित किरण होती है वो अपने मूल रास्ते से विचलित हो जाती है। ठीक है, तो विचलित दो प्रकार से हो सकती है, या तो वो अभिलंब की तरफ झुक जाए या अभिलंब से दूर चली जाए। तो इसके लिए दो कंडीशन है। ठीक है, पहली कंडीशन क्या है कि विरल माध्यम से, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर, सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश, प्रकाश की किरण अभिलंब की तरफ, अभिलंब की ओर झुक जाती है, झुक जाती है। ठीक है, यानी कि अगर प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है तो अभिलंब की तरफ झुक जाएगा। जैसे हमने पहला माध्यम लिया है वायु, जो कि क्या है, विरल है,
और दूसरा माध्यम हमने ले लिया है जल, जो कि क्या है, सघन है। ठीक है, तो अगर प्रकाश विरल से सघन माध्यम में जाएगा, ठीक है, ये अभिलंब हो गया, तो जाना चाहिए इस रास्ते से, लेकिन वो अभिलंब की तरफ क्या होगा, झुक जाएगा। ठीक है, विरल से सघन में गया तो क्या हो गया, अभिलंब की तरफ झुक गया। ठीक है, ये पहली कंडीशन है, इसको नोट कर लीजिए आप। इसका देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, पहले पॉइंट के अपोजिट है। अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो वह अभिलंब से दूर हट जाएगा। ठीक है, यानी कि अगर हमने पहला माध्यम ले लिया जल, जो कि क्या है, सघन है, और दूसरा माध्यम क्या ले लिया हमने, वायु ले लिया, जो कि विरल है। तो अगर प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा तो जाना चाहिए इस रास्ते से, तो और ये अभिलंब है, तो अभिलंब से क्या होगा, दूर हट जाएगा, यानी कुछ इस तरीके से। ठीक है, सघन से विरल में आएगा तो अभिलंब से दूर हट जाएगा। ओके, ये हमारा दूसरा पॉइंट है। अब इसको नोट कर लीजिए। अभी तो हम इसको थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं, अभी मैं आपको मैथमेटिकली बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। आखिर जब प्रकाश विरल से सघन में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुकता क्यों है, इसका मैं रीजन बताऊंगा आपको। ठीक है, चलिए अब देखिए, एक क्वेश्चन बहुत आता है बहुविकल्पी टाइप का, और कभी कभी कंपटीशन में पूछता है कि अपवर्तन में प्रकाश का कौन सा नेचर, कौन सा गुण अपरिवर्तित होता है, यानी बदलता नहीं है। ओके, तो आप इस चीज को नोट कर लीजिए कि जो अपवर्तन घटना होती है उसमें प्रकाश की जो आवृत्ति होती है, आवृत्ति यानी फ्रीक्वेंसी, वो अपरिवर्तित होती है, अपरिवर्तित रहती है, यानी फ्रीक्वेंसी में कोई फर्क नहीं होता है। अपवर्तन में प्रकाश की चाल बदल जाती है, तरंग दैर्घ्य बदल जाती है, लेकिन जो उसकी आवृत्ति होती है, फ्रीक्वेंसी, उसमें कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब बहुविकल्पी में भी बहुत पूछता है। ओके, चलिए अब हम आते हैं अपवर्तन के नियम पर। तो जैसे परावर्तन में दो नियम थे, हुबहू अपवर्तन में भी दो नियम हैं। हमने अभी आपको बताया था कि ये किरण जो है वो आपतित किरण होती है, और ये हमारा अभिलंब हो गया, ये हो गया आपतन कोण I, और ये जो किरण है अपवर्तित किरण है। ओके, और ये जो कोण है ये अपवर्तन कोण है। तो इसका पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या हैं, एक ही प्लेन में होते हैं, एक ही तल में होते हैं। ओके, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं, ये हमारा पहला नियम है। तो आप इसको लिख लीजिए। ठीक है, कि आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। चलिए अब आते हैं अपने दूसरे नियम पर। दूसरा नियम क्या कहता है कि आपतन कोण की साइन, आपतन कोण की साइन यानी कि साइन I, और अपवर्तन कोण की साइन यानी कि साइन R, इन दोनों का जो अनुपात होता है वो नियतांक होता है। क्या होता है, नियतांक होता है। दूसरा नियम मैंने क्या बोला कि आपतन कोण की साइन और अपवर्तन कोण की साइन, इन दोनों का अनुपात नियतांक होता है। ओके, ये हमारा हो गया दूसरा नियम, और इस नियम को हम कहते हैं स्नेल का नियम। इसे हम क्या कहते हैं, स्नेल का नियम। यानी स्नेल का नियम बस इतना ही है, साइन I अपान साइन R इक्वल टू नियतांक, इतना ये स्नेल का नियम है। ठीक है, बाद में
इसी नियतांक को कहा गया साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1 म्यू टू। ओके, यानी कि म्यू क्या है? अपवर्तनांक है। 1 म्यू टू को हम कहते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। ओके, जहां पे 1 म्यू टू क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ठीक है। अब इसको नोट कर लीजिए। ओके, ये हो गया हमारा स्नेल का नियम। और इसी नियतांक को क्या कहा गया? 1 म्यू टू, जहां पे 1 म्यू टू क्या है? पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यानी किस माध्यम के अपवर्तनांक की बात हो रही है? दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक की बात हो रही है। किसके सापेक्ष? पहले माध्यम के सापेक्ष। तो आप इस पॉइंट को नोट कर लीजिए। ओके, चलिए अच्छा, तो हमने क्या सीखा? स्नेल के नियम में हमने पढ़ा कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या है? 1 म्यू टू है। ओके, अब देखिए, अगर हम यहाँ पे उल्टा कर दें, साइन आर अपान साइन आई कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा? 2 म्यू 1 मिल जाएगा। यानी इसका उल्टा हो जाएगा। 2 म्यू 1 क्या हो जाएगा? पहले माध्यम का अपवर्तनांक। किसके सापेक्ष? दूसरे माध्यम की। ठीक है, चलिए अब कहीं किसी नोट पे आप अपने नोट्स पे या किताब के किसी भी पन्ने पर आप इस चीज़ को नोट कर लीजिएगा। और ये फार्मूले जो होते हैं इनका यूज न्यूमेरिकल लगाने में बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो स्नेल का नियम हमने क्या पढ़ा कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2। ठीक है, और 1 म्यू 2 को हम क्या कहते हैं? म्यू 2 अपान म्यू 1। ठीक है, 1 म्यू 2 इक्वल टू होता है म्यू 2 अपान म्यू 1, और इसे हम v1 अपान v2 के बराबर कर देते हैं। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू 1 म्यू 2, और 1 म्यू 2 का मतलब होता है म्यू 2 अपान म्यू 1, और ये इक्वल होता है v1 अपान v2 के, जहाँ पे v1 क्या है? पहले माध्यम में प्रकाश की चाल, और v2 क्या है? दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। ओके, अब देखिए, अभी मैंने आपको जो पहले बताया है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाने पर प्रकाश अभिलंब की तरफ झुक जाती है, और इसके अपोजिट यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाने पर प्रकाश अभिलंब से दूर हट जाती है। ओके, तो अब हम इसी चीज को मैथमेटिकली समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, अगर अभी हमने क्या पढ़ा कि साइन आई अपान साइन आर इक्वल टू क्या होता है? v1 अपान v2 होता है। ठीक है, अब देखिए, अगर v1 का मान v2 से ज्यादा हो जाए, अगर v1 का मान v2 से ज्यादा हो जाएगा तो i का मान r से ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, i का मान r से ज्यादा हो जाएगा, यानी कि r का मान क्या हो गया? i से कम हो गया। अब सुनिए, पहली कंडीशन लेते हैं हम। ये हमारा पहला माध्यम है विरल, और ये दूसरा माध्यम है सघन। ओके, पहले माध्यम में प्रकाश की चाल v1 है, और दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल v2 है। ये हो गया I, और ये हो गया हमारा, देखिए अपवर्तन कोण ये हो जाएगा R। अब देखिए, अगर v1 का मान v2 से ज़्यादा है तो I का मान R से ज़्यादा हो जाएगा, यानी R का मान कम हो जाएगा I से। और R क्या है? अपवर्तन कोण है ना।
इसका मतलब कि अपवर्तन कोण छोटा होगा। अपवर्तन कोण आई से छोटा कब होगा? जब अपवर्तित किरण क्या होगी, झुकेगी ना। अगर देखिए, अगर जो अपवर्तित किरण है दूर जाएगी अभिलंब से, तब तो आर का मान ज्यादा हो जाएगा आई से ना, है कि नहीं। अगर अपवर्तित किरण अभिलंब से दूर भागेगी तो आर का मान आई से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है, आर का मान आई से कम हो गया है। ओके, तो आर का मान आई से कब होगा, जब अपवर्तित किरण अभिलंब की तरफ झुकेगी, तभी तो आर का मान आई से कम होगा। ओके, इसका मतलब कि विरल से सघन माध्यम में जाने पर अभिलंब की तरफ प्रकाश झुक जाती है। ओके, ये पहला केस हो गया हमारा। अब दूसरा केस क्लियर करते हैं। अगर V2 का मान V1 से कम, अगर V2 का मान V1 से ज्यादा हो जाए, ओके, तो यहां पे देखिए R का मान क्या हो जाएगा, I से ज्यादा हो जाएगा। अगर V2 का मान V1 से ज्यादा होगा तो R का मान I से ज्यादा हो जाएगा। ओके, देखिए पहला माध्यम ये है और ये हमारा अभिलंब हो गया, ये I है। ओके, अब देखिए ये V1 है, या इसको हम V2 मान लेते हैं, और ये V1, ठीक है। अब देखिए अगर V2 का मान V1 से ज़्यादा होगा, अगर V2 का मान V1 से ज़्यादा होगा, या ये V1 है और ये V2 है। ओके, अब अगर V2 का मान V1 से ज़्यादा हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है कि ये सघन हो गया ना, है कि नहीं, क्योंकि सघन माध्यम में प्रकाश का अधिक होती है। तो मैं ज़रा इसको उल्टे कर देता हूँ। ओके ना, प्रकाश को मैं कुछ इस तरीके से आपसे कराता हूँ, इस तरीके से। ओके, ठीक है। अब देखिए ये सघन हो गया क्योंकि V2 का मान ज़्यादा है ना, और अब यहाँ पे क्या होगा, ये I हो गया हमारा। तो इस कंडीशन में R का मान I से बड़ा होता है, और R का मान I से बड़ा कब होगा, जब अपवर्तित किरण क्या होगी, अभिलंब से दूर भागेगी, तभी तो R का मान ज़्यादा होगा। इसका मतलब सघन से विरल में जाने पर प्रकाश अभिलंब से दूर जा रही है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। चलिए, तो हो गया अपवर्तन के नियम। ओके, और ऐसा क्यों होता है इसका हमने रीजन में पढ़ लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे अपवर्तनांक के टॉपिक पे और उससे कुछ रिलेटेड सवाल लगाएंगे। तो आई होप आपकी वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।